कहानी की शुरुआत होती है टार्स लमोर नाम के प्रिजन कॉलोनी से, जहां अलग अलग प्लैनेट्स के क्रिएचर को कैद करके रखा जाता था। उन कैदियों से वो वहां क्रिस्टल माइनिंग का काम करवाते थे और उन कैदियों पर नजर रखने के लिए वहां बहुत तरह के रोबोट्स रखे हुए थे जो उन्हें कहीं भागने नहीं देते थे। वहां के सारे कैदी अलग अलग प्रजाति के थे, इसलिए वो एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं समझ सकते थे। वहां डेल नाम का एक लड़का था जो हमेशा वहां से भागने की फिराक में रहता था। सारे रोबोट्स का हेड ड्रेडनॉक नाम का रोबो था। वो डेल से पूछ रहा था कि उसने जीरो फ्यूजिटिव को देखा क्या, वो उनके प्रिजन से भाग गया है। और वो डेल को टॉर्चर करके पूछने लगता है। दूर खड़ा जीरो ये सब देख रहा था। वो जाके पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ड्रेडनॉक की नजर उसकी तरफ हो जाती है और डेल वहां से भाग पाता है। उसका पीछा वहां के रोबोट्स कर रहे थे और वो भागता जा रहा था। वो वहां काम करने वाली एक गाड़ी चुरा लेता है और वहां से भागने लगता है। इतने दिनों बाद उसे भागने का मौका मिला था। वो किसी तरह भी इस कैद से बस आज़ाद होना चाहता था, पर उसकी सारी हरकतें वहां का हेड डिवाइनर देख रहा था। वो सारे पावर्स को कट कर देता है, जिसकी वजह से वहां की ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। डेल अपने मकसद के बस कुछ ही दूर था, पर ग्रेविटी की वजह से वो वापस से वहीं गिर जाता है। आगे हम देखते हैं वहां की हेड डिवाइनर की बेटी ग्वेन और ड्रेडनॉक को, जो काइजर नाम के प्लैनेट के एक आदमी से मिल रहे थे। वो आदमी अपने प्लैनेट के क्रिमिनल्स को उन्हें बेच देता था ताकि वो उनसे माइनिंग करवा सके, पर इस बार वो एक बहुत छोटी स्पीसीज को लेके आया था। ग्वेन उससे कहती है कि अगर अगली बार उसने किसी यंग को यहाँ लेकर आया तो वो उसे माइनिंग पे लगा देगी। ड्रेडनॉक ग्वेन से कहता है तुम्हारे पिता तुम्हारी इस हरकत से खुश नहीं होंगे। डिवाइनर ग्वेन को फ्यूजिटिव जीरो का पता लगाने को कहता है। वो कहता है कि डेल उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तुम पता लगाओ कि फ्यूजिटिव जीरो कहाँ है, नहीं तो फिर ड्रेडनॉक अपने तरीके से पता करेगा। ग्वेन उससे कहती है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए, और वो वहां से निकल जाती है। ग्वेन के वहां से जाने के बाद ड्रेडनॉक डिवाइनर से कहता है कि आप ग्वेन से हमारे मिशन की सच्चाई क्यों छुपा रहे हैं। डिवाइनर उससे कहता है कि अभी वो रेडी नहीं है हमारे मिशन के लिए, इसलिए उसे अभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ माइंस में क्या खोज रहे हैं। जब सही समय आएगा तो वो उसे बता देगा कि ये मिशन उनके लोगों के लिए कितनी जरूरी है। डेल अभी भी अपने प्रिजन से भागने की ही कोशिश कर रहा था, तभी उसे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे कह रहा था कि तुम कभी हार नहीं मानने वालों में से हो। उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन है जो उसकी लैंग्वेज में उससे बात कर रहा है। तभी वहाँ के रोबोट्स आकर उसे कहीं लेकर जाने लगते हैं। वो उसे ग्वेन के पास लेकर जाते हैं। ग्वेन उससे फ्यूजिटिव जीरो के बारे में पूछती है, पर वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि फ्यूजिटिव जीरो कौन है। ग्वेन उसे एक दिन का टाइम देती है उसे ढूंढने के लिए, उसके बाद वो उसे ड्रेडनॉक से नहीं बचा पाएगी। ग्वेन उसे बताती है कि फ्यूजिटिव जीरो लास्ट टाइम नॉर्थ वेस्ट क्रैवैश में देखा गया था, इसलिए वो अपनी खोज वहां से शुरू करे, उसे आसानी होगी। डेल कहता है पर वो जगह तो माइनिंग के बहुत नीचे कोर में है, वो कैसे कर पाएगा, पर ग्वेन अब कुछ नहीं कर सकती थी। डेल बाकी सभी माइनर्स के साथ वहां नीचे जाने लगता है। लिफ्ट में वो सेफ्टी वीडियोस देखता है कि कैसे वहां के खतरों से बचकर वहां काम किया जाता है। सेफ्टी के लिए दो लोग अपने पैरों को एक दूसरे से बांध लेते हैं। डेल का पैर एक बड़े से एलियन के साथ बन जाता है। वो अब नीचे पहुंच चुका था। उसके पैर से बंधा वो बड़ा एलियन देखता है कि वो काम नहीं कर रहा है। वो उसे उसकी माइनिंग गन देता है और वहां से जाने लगता है। डेल उसे एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो डेल की तरफ बढ़ता है। डेल माइनिंग गन उठा लेता है, पर वो गिर जाता है और उसकी गन चलने की वजह से वहां के पत्थर टूटने लगते हैं। वो बड़ा एलियन उसे पत्थर में दबने से बचाता है। तभी वो देखता है उन पत्थरों के पीछे एक बड़ा सा शिप पड़ा हुआ है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। पूरी स्पेसशिप खाली पड़ी थी। वो एलियन वहां के एक बटन को दबा देता है, जिससे वहां की लाइटें चलने लगती है। डेल उससे कहता है कि तुमने ये क्या दबाया। वो कहता है नहीं, उसने कुछ नहीं दबाया। पर एक मिनट, वो दोनों अब एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ रहे थे। उस स्पेसशिप के ट्रांसलेटर की वजह से शायद ऐसा हो रहा था। वो दोनों अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। उस एलियन का नाम रॉक टैग था। उसकी आवाज से डेल को पता चलता है कि रॉक दिखने में भले ही बड़ा है, पर वो एक बच्चा है। तभी वहाँ फ्यूजिटिव जीरो आता है। वो उसे देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये रोबोट्स है या कोई और क्रिएचर। तब जीरो उन्हें बताता है कि वो मेडुशन है, जो कि एक एनर्जी बेस्ड लाइफ फॉर्म है, और उसने ये सूट खुद से बनाया है। डेल जीरो से पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। वो बताता है कि वो उसे बहुत क्यूरियस लगा। जब उसे पकड़कर यहाँ लाया गया था तो वो भी बहुत क्यूरियस था। उन लोगों ने उसे एक वेपन की तरह यूज किया, पर एक दिन वो भागने में कामयाब रहा। जीरो बताता है कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, पर डिवाइनर को समझ नहीं पाया। उसे सिर्फ इतना पता चल पाया कि वो यहाँ किसी अनोखी चीज को ढूंढ रहा है। डेल जीरो से ये शिप उड़ाने को कहता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सके। जीरो कहता है कि शिप को रिपेयर करने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। रॉक और डेल जैंकोम नाम के एक इंजीनियर से बात करते हैं। वो अपने साथ ट्रांसलेटर मशीन रखे थे, इसलिए वो उससे आराम से बात कर सकते थे। वो उन्हें यहाँ से निकलने के बारे में बताते हैं, पर उसे उस शिप को ठीक करने में उनकी मदद करनी होगी। जैंकोम मान जाता है। वो उन्हें शिप में ले जाते हैं। डेल उसे ये शिप एक दिन में ठीक करने को कहता है,
रॉक कहता है इतनी भी जल्दी क्या है। तब जीरो उन्हें बताता है कि उसने डेल का दिमाग पढ़ा है, इसने डिवाइनर की बेटी से डील की है उसे पकड़ने की, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। आगे हम देखते हैं डेडनॉक को, जो ग्वेन से कहता है कि डेल अपनी जगह से गायब है, उसे ढूंढना होगा। इधर जैंकोम शिप की रिपेयरिंग में लगा हुआ था। तभी रॉक एक क्रिएचर को लेकर वहां आता है और उन्हें कहता है कि उसने इसका नाम मर्फ रखा है और ये हमारे साथ ही रहेगा। जीरो सेंस करता है कि वहाँ के रोबोट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। डेल और रॉक जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। डेल रॉक को वो जगह सील करने को कहता है और वो जाकर ग्वेन से बात करता है। ग्वेन उससे पूछती है कि वो उनसे क्या छुपा रहा है। डेल कहता है कुछ भी तो नहीं। डेडनॉक को समझ में आ जाता है कि डेल झूठ बोल रहा है। वो उसे पकड़कर आउटर रिम में भेज देता है। ये ऐसी जगह थी जहाँ से लौट के शायद ही कोई आ पाता है। डेल को वहाँ काम पे लगा दिया जाता है। तभी वहाँ का अलार्म बजने लगता है और धमाके शुरू हो जाते हैं, पर डेल वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब रहता है। एक्चुअली में ये सारा प्लान डेडनॉक का ही था, क्योंकि वो चाहता था कि डेल वहाँ से भागे और फिर वो उसका पीछा करके फ्यूजिटिव जीरो तक पहुँच सके। डेल लौटकर शिप में आ जाता है। उसे उस शिप की सील को ठीक करने के लिए शिप के ऊपर भेज दिया जाता है। तभी वो देखता है ग्वेन वहाँ आई है और उसके साथ डेडनॉक की पूरी फौज भी थी। असल में डिवाइनर इसी शिप की खोज कर रहा था इतने सालों से। सारे लोग पकड़े जाते हैं। ग्वेन पूरी शिप को सर्च करने जाती है। डेल अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जीरो को टेलीपैथिक मैसेज देता है कि डिवाइनर की डॉटर को कब्जे में लो, और इसी के साथ जैंकोम और रॉक उन सबसे लड़ने लगते हैं। वो सब शिप की तरफ भागते हैं। अंदर वो ग्वेन से लड़ते हैं और आखिर में रॉक उसे कंट्रोल कर लेता है। वहाँ के पत्थरों के टूटने से शिप खाई में गिरने लगती है। वो शिप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। डेल अभी भी शिप के ऊपर ही था। वो शील्ड को फिक्स करने लगता है, पर तभी डेडनॉक उस पर हमला कर देता है। डेल किसी तरह उसके हमले से बचता है, पर डेडनॉक उसे पकड़ लेता है। वो फिर से अपने एक्सप्रेशन से जीरो को शिप टर्न करने का एक सिग्नल देता है। जीरो शिप को टर्न कर देता है, जिससे डेडनॉक के हाथ से डेल छूट जाता है और फाइनली वो शील्ड को ऑन कर देता है। शील्ड ठीक होते ही शिप के चारों ओर एक मजबूत शील्ड बन जाती है। डेडनॉक का कोई भी वार उस पर असर नहीं करता है। डेल शिप के अब अंदर आ जाता है। उनका शिप वहाँ से निकलने ही वाला था कि डेडनॉक ने वहाँ की पाइप को उड़ा दिया और शिप उसे टकराकर क्रैश होने वाली थी। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि अब वो क्या करें। तभी वो मर्फ आकर वहाँ एक बटन दबा देता है और उस शिप के लेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो सामने वाली किसी भी चीज़ को तबाह कर सकते थे। वो सब अब उस प्लेनेट से बाहर आ चुके थे। डेल ग्वेन को स्टार्स दिखाता है, जिसे देखने का सपना उसने कई सालों से देखा था। अब उन सबके पास एक प्रॉब्लम थी कि वो यहाँ से आगे कहाँ जाएं। तभी उस शिप की एआई असिस्टेंट वहाँ पॉपअप होती है। वो उनसे कहती है कि वो स्टारफ्लीट की तरफ से उनकी ट्रेनिंग एडवाइजर है। वो सब उसे देखकर हैरान थे। वो उन्हें बताती है कि उसका नाम कैथरीन जेनवे है और वो उनकी ट्रेनिंग एडवाइजर होगी। उसे प्रोग्राम किया गया है प्रोटोस्टार क्रू के फेडरेशन स्पेस वापस जाने की जर्नी में असिस्ट करने के लिए। रॉक पूछता है कि ये फेडरेशन क्या है। तब जेनवे उसे पूछती है कि तुम्हारा कैप्टन कौन है और तुम लोग स्टारफ्लीट के क्रू हो और तुम्हें फेडरेशन के बारे में नहीं पता। डेल कहता है कि वो कैप्टन है और वो उससे झूठ बोलता है कि वो लोग स्टारफ्लीट के कैडेट्स हैं। वो एक बार जेनवे को फेडरेशन के बारे में फिर से एक्सप्लेन करने को कहता है। जेनवे उन्हें बताती है कि यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट अलग अलग प्लैनेट्स और स्पीसीज का ग्रुप है जो कि यूनिवर्स में इक्वलिटी और लिबर्टी को बनाए रखते हैं। ये फेडरेशन यूनिवर्स को एक्सप्लोर करती है ताकि नए नए स्पीसीज और उनके सिविलाइजेशन को ढूंढा जा सके और यूनिवर्स में पीस और फ्रीडम मेंटेन की जाए। जेनवे डेल से पूछती है कि कहाँ जाना चाहोगे आप। डेल मैप में एक जगह पॉइंट करके कहता है कि उन्हें वहाँ जाना है। जेनवे उसे वार्न करना चाहती थी, पर डेल कहता है वहाँ जाने का मैप सेट करो। जेनवे को कैप्टन की बात माननी पड़ती है। रॉक डेल से पूछता है कि हम कैडेट्स होने का झूठ क्यों बोल रहे हैं। जीरो कहता है हमें सच बता देना चाहिए, फेडरेशन हमारी सुरक्षा जरूर करेगा डिवाइनर से। पर डेल कहता है वो किसी फेडरेशन पे बिलीव नहीं कर सकता और उन्हें क्या पता ये फेडरेशन असलियत में कैसी है। क्या वो किसी अनजान स्पीसीज की मदद भी करेंगे। जब तक वो यहाँ हैं ये सिर्फ उनका है और वो जो चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ग्वेन को वो एक सेल में बंद कर देते हैं। ग्वेन उन्हें वार्न करती है कि उसके फादर उसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, फिर वो बच नहीं पाएंगे। इधर डिवाइनर बहुत गुस्से में था। वो डेडनॉक को शिप तैयार करने को कहता है। वो उनके पीछे जाएगा। वो सब शिप को एक्सप्लोर कर रहे थे। डेल वहाँ का कमरा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। ऐसी लाइफ उसने बस अपने सपनों में ही देखा था। रॉक ग्वेन के लिए खाना लेके जाता है। रॉक ग्वेन से कहता है इतने सालों से वो लोग हमें ऐसे ट्रीट करते रहे, तुमने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। ग्वेन कहती है उसके फादर ने मना किया था, कहा था कि ये सब क्रिमिनल्स हैं। रॉक कहता है वो क्रिमिनल नहीं है, उसने एक ही क्राइम किया है कि वो पकड़ा गया। वो उसे खाना देकर चला जाता है। शिप का अलार्म बजने लगता है। सब पता करते हैं कि हो क्या रहा है। जेनवे उन्हें बताती है कि हमें एक स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींच रही है। डेल जेनवे से कहता है कोई बात नहीं, वो लोग मैनेज कर लेंगे और वो जेनवे की मदद लेने से मना कर देता है।
वो जीरो को शिप टर्न करने को कहता है ताकि वो उस स्टार से दूरी बना सके, पर उस स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए उन्हें इंजन में शिप की सारी पावर चाहिए। जैंकॉम सारे पावर को मेन इंजन में डाइवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ग्वेन का सेल खुल जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो वहाँ के वैक्यूम रेप्लिकेटर मशीन को एक शटल क्राफ्ट बनाने को कहती है, जिसकी मदद से वो वहाँ से भाग सके। मशीन एक शटल क्राफ्ट बनाने लगती है। डेल देखता है ग्वेन अपने सेल से गायब है। वो रॉक को उसे पकड़ने भेजता है। रॉक जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। शटल क्राफ्ट बस अब कंप्लीट ही होने वाला था। रॉक उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी ग्वेन वहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कम कर देती है, जिसकी वजह से सब फ्लोट होने लगते हैं। अब डेल के पास कोई रास्ता नहीं था। उसका शिप तेजी से स्टार की तरफ बढ़ रहा था। वो हेल्प के लिए जेनवे को बुलाता है। वो आकर ग्रेविटी को स्टेबलाइज करती है। रॉक ग्वेन को पकड़ लेता है। जेनवे शिप को स्टार में क्रैश होने से बचाने में उनकी मदद करती है। उनका शिप उस स्टार से दूर चला जाता है। ग्वेन को फिर से सेल में बंद कर दिया जाता है। डेल जेनवे को थैंक्स बोलता है कि उसने आज उन लोगों की जान बचा ली। डेल जेनवे को उन्हें उस शिप की सारी फंक्शनिंग सिखाने को कहता है। जेनवे कहती है अभी तो बस शुरुआत है। इधर डिवाइनर अपने शिप के साथ पूरी तरह से तैयार था। उन्हें उनके शिप की ट्रेसिंग मिल चुकी थी और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। जेनवे उन लोगों को उस शिप के बेसिक बताने लगती है और फिर उसने उन्हें वो बताया जो उन्हें चाहिए था, ऑटो पायलट। अब उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं थी। वो शिप को ऑटो पायलट मोड में डालकर आराम से सोते थे। डेल डिवाइनर से जितना दूर हो सके चले जाना चाहता था ताकि वो कभी उन्हें दोबारा ना पकड़ सके। उसके शिप का अलार्म एक बार फिर से बजने लगता है। जेनवे बताती है कि उसका कंप्यूटर ने एक प्लेनेट को डिटेक्ट किया है जिसमें लाइफ होने की संभावना है। हमारे क्रू वहाँ रुकेगी और वहाँ के सैंपल इकट्ठा करेगी। पर डेल कहता है उसे कहीं भी रुकना नहीं है। तब जेनवे उसे बताती है तुम लोग स्टार फ्लीट के कैडेट्स हो और तुम्हारा काम ही है प्लेनेट डिस्कवर करना। अगर तुम नहीं माने तो वो फेडरेशन को रिपोर्ट करेगी। डेल कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो लोग जाएंगे सैंपल इकट्ठा करने और फिर उनका शिप एक प्लेनेट पे लैंड करता है। जेनवे उन सबको ट्रैकिंग डिवाइस देती है और एक इमरजेंसी वेपन भी देती है ताकि मुसीबत में वो सब इसका इस्तेमाल कर सके। वो उन्हें वहाँ की एक सबसे मजबूत और शानदार कार दिखाती है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। रॉक जेनवे से पूछता है कि तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो। जेनवे कहती है होलोग्राम शिप के बाहर नहीं जा सकते। वो सब शिप से बाहर आ जाते हैं। जेनवे सबको साथ में ही रहने को कहती है, पर डेल अकेला ही वो कार लेके चला जाता है और चारों अकेले अकेले घूमने लगते हैं। इधर ग्वेन अपनी पावर की मदद से अपने हथियार को अपने पास बुलाती है और सेल को तोड़कर बाहर आ जाती है। जेनवे उसे रुकने को कहती है, पर उस शिप को वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो जेनवे के प्रोग्राम को भी ओवरराइड कर देती है। उसे इस शिप के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज थी क्योंकि उसके फादर ने बचपन से उसे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया था। ग्वेन अपना मैसेज अपने फादर तक पहुंचा देती है कि शिप उसके कंट्रोल में है। वो उन्हें अपना लोकेशन भी बता देती है। रॉक को थोड़ी दूर चलने पर छोटे छोटे जानवर दिखाई देते हैं। वो सब रॉक से आकर लिपट गए। जीरो को भी एक बड़ी सी वहाँ मशीन दिखाई देती है जिसके लिए वो कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस था। डेल को चलते चलते वहाँ दो लोग दिखाई देते हैं। वो जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जेनवे आती है। वो डेल से कहती है तुम हमेशा से अपने पेरेंट्स को देखना चाहते थे, पर तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो दिखते कैसे हैं। ये जगह तुम्हें वो सब दिखाती है जो तुम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे? डेल कहता है, पर जेनवे तो शिप से बाहर नहीं आ सकती। कौन हो तुम? तब जेनवे डेल पे हमला कर देती है। डेल अपना इमरजेंसी वेपन यूज करता है और उससे बचकर वहाँ से बाहर निकलता है। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी प्लेनेट एक इल्यूजन है। वो सबको अपने वहम में फंसाकर मार डालते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है ताकि अपने दोस्तों को बचा सके। ग्वेन शिप को टेक ऑफ करने वाली थी, पर उस प्लेनेट के वो खतरनाक पौधे शिप को जकड़ लेते हैं जिसकी वजह से वो शिप उड़ नहीं पाता है। जीरो भी उनके वहम में फंसने वाला था। तभी डेल आकर उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। वो रॉक की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं रॉक हंस रहा है और वो पौधे उसे जमीन के अंदर खींच रहे हैं। जीरो उसे पत्थर मार के जगाता है और उसे वो वहाँ से बाहर निकालता है। डेल उसे बताता है कि यहाँ कुछ भी रियल नहीं है। वो जैंकॉम को भी जाके बचाते हैं और वो चारों अपने शिप की तरफ बढ़ जाते हैं। वो देखते हैं उनका शिप टेक ऑफ करने वाला है, पर वहाँ के पौधे पूरी तरह से शिप को जकड़ कर रखे हुए हैं। जेनवे ग्वेन से कहती है ये शिप अब गिरने वाली है, यहाँ से बाहर निकलो। ग्वेन भागकर एक शटल क्राफ्ट में बैठ जाती है। वो देखती है मर्फ भी वहीं है। शिप एक खाई में जाकर गिरती है, पर ग्वेन शटल क्राफ्ट के थ्रू उससे बाहर निकलने में सफल रहती है। वो मर्फ को भी अपने साथ ही बचाकर ले आती है। ग्वेन का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। डेल उस पर गुस्सा करता है कि उसने शिप की चोरी करने की कोशिश की। तभी डेल की कार में जेनवे का एक मैसेज आता है कि शिप उनसे 10 किलोमीटर दूर सेफली लैंडेड है। वो जल्दी से उन्हें वहां पहुंचने को कहती है, पर उनके कार को भी तब तक वो पौधे निगल चुके थे। अब उन्हें शिप तक चलकर जाना था। जेनवे चल नहीं सकती थी, तो उसने अपने उस मैजिक हथियार से अपने पैरों को सहारा दिया
और वो उनके साथ आगे बढ़ने लगी। वहां से कुछ दूर चलने पर उन लोगों को अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। जेनवे तब तक शिप को उन खतरनाक पौधों से मुक्त करवाने में लगी थी। वो सारे लोग उस जंगल में ही घूम रहे थे, पर अभी भी शिप उनसे 10 किलोमीटर दूर ही था। ऐसा लग रहा था मानो ये जंगल उन्हें गोल गोल ही घुमा रही है। तभी वो पौधे उन पर हमला कर देते हैं। ग्वेन एक लकड़ी के टुकड़े में आग लगाकर उनकी तरफ फेंकती है, जिससे वहां चारों तरफ आग लग जाती है। वो किसी तरह वहां से बचकर निकलते हैं। सब ग्वेन को थैंक्स बोलते हैं इसके लिए। तभी उन पे एसिड रेन होने लगती है। वो लोग अपने आप को किसी टूटे हुए शिप में जाकर बचाते हैं। वो सब बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने उस प्लेनेट में अपने इल्यूजन में क्या देखा, पर डेल किसी से नहीं बता रहा था कि उसने क्या देखा। जीरो कहता है कि इसने अपने पेरेंट्स को देखा। डेल वहां से उठकर चला जाता है। ग्वेन उसके पास जाती है। वो डेल को आज के लिए सॉरी बोलती है। डेल उसे स्टार्स दिखाता है। तब डेल को आइडिया आता है कि स्टार्स फिक्स होते हैं, ये अपनी जगह नहीं बदलते, मतलब इनको फॉलो करते हुए वो अपनी शिप तक पहुंच सकते हैं। वो बाकी सबको बताते हैं और स्टार्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें ड्रेडनॉक दिखाई देता है। वो उन्हें पकड़ने लगता है। ग्वेन उन सबको वहां से भगाती है। ड्रेडनॉक ग्वेन के पैरों पे अटैक करता है, जिससे वो गिर जाती है। बाकी सारे लोग भागने लगते हैं। वो ड्रेडनॉक से बचने के लिए वहीं छुप जाते हैं। ग्वेन वहीं गिरी पड़ी थी। वो पौधे अब उसे जकड़ने लगे थे। तभी उसे डिवाइनर दिखाई देता है, जो उस शिप की तरफ बढ़ रहा था। ग्वेन अपने फादर से उसे बचाने को कहती है, पर ग्वेन से ज्यादा जरूरी उसके लिए वो शिप थी। वो ग्वेन को मरने के लिए छोड़कर शिप की तरफ बढ़ जाता है। पर ये क्या, ये तो डिवाइनर का इल्यूजन था। वहाँ कोई भी शिप नहीं थी। डेल अपने दोस्तों के साथ अपने शिप में वापस आ जाता है। डेल जाने से पहले ग्वेन को भी रस्सी के सहारे वहां से उठाकर शिप में ले आता है। ग्वेन उन्हें थैंक्स बोलती है और वो लोग अब उस प्लेनेट से बाहर निकल जाते हैं। ड्रेडनॉक डिवाइनर को बताता है कि ग्वेन ने उन्हें धोखा दिया है। डिवाइनर इतनी जल्दी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वो अब भी उनके शिप का पीछा कर रहा था। उनके शिप को स्पीड चाहिए थी ताकि वो डिवाइनर की शिप से पीछा छुड़ा सके। जीरो बताता है कि इस शिप का नाम प्रोटो स्टार है, क्योंकि इसके अंदर एक बेबी स्टार जितनी पावरफुल इंजन है, पर उसे ऑन करना हम में से किसी को नहीं आता है। डिवाइनर उन्हें सरेंडर करने को कहता है। ग्वेन उसे कहती है कि तुमने मुझ में और शिप में अपने शिप को चुना। अब वो उसे दिखाएगी कि वो क्या कर सकती है, और वो प्रोटो स्टार इंजन को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कई गुना तेज हो जाती है और वो डिवाइनर की नजरों से बहुत दूर चले जाते हैं। वो लोग अब यूनिवर्स में बहुत दूर आ चुके थे। प्रोटो स्टार इंजन भी अब बंद हो गया था। जेनवे मैप कोर्स देखकर शॉक में थी। वो लोग 4000 लाइट ईयर आगे आ चुके थे। इतना फास्ट कोई स्टारशिप कैसे हो सकता है। जैंकॉम, रॉक और जीरो डेल से कहते हैं कि उन्हें फेडरेशन के पास वापस चले जाना चाहिए। वो लोग ऐसे ही यूनिवर्स में कब तक फ्लोट करते रहेंगे। डेल कहता है क्या पता वो लोग हमें अरेस्ट कर लें, पर वो लोग कह रहे थे कि शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। डेल कहता है इसके लिए सबकी सहमति की जरूरत होगी, यहाँ तक कि मर्फ की भी सहमति होनी चाहिए। वो सब मर्फ को ढूंढने लगते हैं। मर्फ एक बहुत ही बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर ठंड से कांप रहा था। जैंकॉम एक केबिन खोलकर देखता है, मर्फ वहीं था। पर यह जगह है क्या चीज, यहाँ सब कुछ इतना रियल कैसे है। वो जेनवे से पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि ये होलोग्राफिक सिमुलेशन रूम है, इसमें हजारों यूनिक प्रोग्राम है। तुम इसमें वो सब चीजें फील कर सकते हो, मानो सब कुछ सच में रियल हो। जेनवे उन्हें स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस करवाती है। वो उन्हें और भी तरह तरह के रियल गेम्स के भी एक्सपीरियंस करवाती है। डेल एक कोबायाशी मोरू नाम के ऑप्शन के बारे में जेनवे से पूछता है। वो उसे बताती है कि ये एक एडवांस ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो कि बेस्ट कैप्टन का टेस्ट लेती है। रॉक देखता है मर्फ वहां रखे फोटोन ग्रेनेड्स को खा रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक वो सारा खा चुका था। जीरो ग्वेन से जाकर पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। ग्वेन उसे बताती है कि जो उसके फादर ने उसके साथ किया उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कैसे कोई एक स्टारशिप के बदले अपनी बेटी को छोड़ सकता है। वो बहुत अकेला महसूस कर रही है। जीरो उसे समझाता है कि वो भी एक वक्त बहुत अकेला महसूस करता था जब उसके फादर ने उसे पकड़ा था, पर उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिला और उसने जीने का नया पर्पस ढूंढ लिया। वैसे ही तुम्हें भी जरूर कोई नया पर्पस मिल जाएगा उन लोगों के साथ रहकर। अब हमें 17 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्रेडनॉक डिवाइनर से कह रहा था कि आप दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अब उसे नहीं लगता कि वो लोग उस प्रोटो स्टार को ढूंढ पाएंगे। डिवाइनर कहता है कि वो अपनी प्रजाति में अकेला ही बचा है और वो ऐसे ही इसे खत्म नहीं होने देगा। वो ड्रेडनॉक को अपने खून से उसे एक अपनी संतान बनाने को कहता है और तब जाकर ग्वेन उस दुनिया में आती है। डेल उस टेस्ट को ट्राई करना चाहता था ताकि वो भी सबको प्रूव कर सके कि वो कितना अच्छा कैप्टन है। कंप्यूटर उसे उसके टेस्ट में बाकी एक्सपर्ट क्रू को उसके साथ ऐड कर देता है। डेल को अपने शिप को चारों तरफ से घिरे हुए दुश्मनों से बचाना था, पर डेल इस टेस्ट में बुरी तरह फेल होता है। उसका स्कोर बहुत बुरा रहा। ग्वेन और जीरो जाकर प्रोटोस्टार का इंजन देखते हैं। ग्वेन कहते हैं कि उसके फादर को ऐसी पावरफुल इंजन वाली शिप क्यों चाहिए।
वो दोनों जाकर जेनवे से पूछते हैं कि शिप के खोने से पहले इसका पर्पस क्या था, पर जेनवे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके डाटा को वहां से हटा दिया गया है। तभी रॉक वहां आता है और जीरो से पूछता है कि क्या हो अगर कोई फोटोन ग्रेनेड खा ले। जीरो कहता है वो ब्लास्ट होकर गामा रेज में बदल जाएगा। रॉक भागता हुआ मर्फ के पास पहुंचता है। वो देख रहा था कि कहीं मर्फ भी ब्लास्ट ना हो जाए, पर मर्फ पे उसका कोई असर नहीं हुआ, वो सही सलामत था। ग्वेन जेनवे के हिडन डेटा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो उसके डेटा को रिकवर कर लेती है। तब जेनवे को पता चलता है कि ये उसका पहला मिशन नहीं है, पर वो डेटा अभी भी पूरी नहीं थी। डेल और उसके दोस्तों को तब तक उस शिप की एक खास बात पता चल गई थी। उन लोगों को वहाँ ट्रांसपोर्टेशन रूम मिलता है जिसके थ्रू वो किसी भी चीज को वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह भेज सकते थे। वो लिविंग सब्जेक्ट पे इसका टेस्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने मर्फ को चुना और उनका ये टेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। उन्हें बाहर से किसी की मदद मांगने का मैसेज आया। वो कह रहे थे कि उसे अर्जेंट ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। डेल इसे पहचानता था। इसका नाम डेमन नैंडी था, जिसने डेल को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो लोग टेलीपोर्ट होकर नैंडी के शिप में पहुंचते हैं। नैंडी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसने उसे कई सालों तक ढूंढा। वो उन लोगों को डेल का कमरा दिखाती है। ग्वेन को वहाँ एक क्लोकिंग डिवाइस मिलता है जिसकी मदद से वो अपने शिप को इनविजिबल बना सकते हैं। अगर ये उन लोगों को मिल गई तो वो लोग कभी भी डिवाइनर की पकड़ में नहीं आ पाएंगे। नैंडी डेल से एक डील करती है कि वो उन्हें वो क्लोकिंग डिवाइस दे देगी, पर इसके बदले में उन्हें उसकी थोड़ी मदद करनी होगी। वो उसे एक प्लेनेट के बारे में बताती है जहाँ अभी तक कोई भी एलियन नहीं गया है। वो चाहती है कि वो लोग वहाँ से रेमालाइट क्रिस्टल लाने में नैंडी की मदद करे। उसे वहाँ की सिर्फ एक क्रिस्टल चाहिए। डेल किसी तरह अपने बाकी सभी दोस्तों को मना लेता है। जेनवे उसे जाने से पहले वार्न भी करती है। वो सब उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ की ज़मीनें हिलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेत का तूफान आया हो। वो लोग अपने आप को सरेंडर करने का मैसेज उन्हें देते हैं। तब जाकर वो तूफान थमता है। उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाता है। वो सब उस सुरंग की तरफ बढ़ते हैं। वो अंदर ही अंदर चले जा रहे थे। वहाँ वो सब एक बहुत गहरी सुरंग में गिर जाते हैं। नीचे उन्हें बहुत से रेमालाइट क्रिस्टल चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक चमकती हुई रूह भी उन्हें दिखाई देती है। वो उन्हें कुछ बताना चाह रहे थे। तभी नैंडी एक क्रिस्टल को लेकर भागने लगती है। वो जगह टूटने लगती है। सब वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। डेल नैंडी को रोकने की कोशिश करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी डेल को पता चलता है कि नैंडी ने ही उसे डिवाइनर के पास बेचा था और नैंडी अपने शिप पे बैठकर वहाँ से चली जाती है। वो सब भी टेलीपोर्ट होकर अपने शिप में आ जाते हैं। डेल ने अपना ट्रैकर उस क्रिस्टल पे लगा दिया था और उसी की मदद से वो उसे टेलीपोर्ट करके वापस से उसे उसके सही जगह पे पहुंचा देता है। डेल बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। नैंडी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो उसके बेटे जैसा था। ग्वेन उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। समय के साथ हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। इसी बात से नाराज होकर नैंडी डिवाइनर से बात करती है और उसे उनके शिप के लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स भेज देती है। ड्रेडनॉक डिवाइनर से कहता है कि वो लोग काफी आगे निकल चुके हैं। उन्हें पकड़ने में उनके शिप को कई महीने लग जाएंगे। डिवाइनर कहता है अगर हमें उनका लोकेशन पता है तो और भी कई तरीके हैं जिससे वो उन्हें अपनी प्रेजेंस बता सकता है और वो उनके शिप के व्हीकल रेप्लिकेटर को ओवरराइड करके अपना एक रोबोट बनाने लगता है। उनका शिप एक टाइकोन स्टॉर्म से होकर गुजरने वाला था। जैंकोम प्रोटोस्टार इंजन को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी अचानक से इंजन में एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है और उससे पिंक कलर का एक लेयर निकलता है जो सबके पास से गुजरता है। सब हैरान थे कि ये क्या हुआ। जेनवे जैंकोम को बताती है कि कंप्यूटर के हिसाब से उसके अलावा और कोई भी इस शिप पे नहीं है। ये कैसे हो सकता है। इंजन का कोर ब्रीच होने वाला था। जैंकोम तेजी से उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और जेनवे कहीं और पहुंच जाती है। वो बाकी सभी को ढूंढने लगती है। उसे रॉक दिखाई देता है। रॉक जेनवे से कहता है कि बाकी सब कहाँ हैं। उसे यहाँ कोई भी नहीं मिल रहा है। जेनवे देखती है रॉक के पास सब कुछ बहुत स्लोमो में हो रहा है। जेनवे रॉक को बताती है कि जब हमारा शिप उस टाइकोन स्टॉर्म से गुजरा तो वहाँ कुछ अनयूजुअल हुआ। सबके सब सेम शिप में हो पर अकेले अकेले डिफरेंट टाइम जोन में और सब अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हो। जेनवे रॉक से कहती है कि तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। तुम्हें इंजन को कोर ब्रीच होने से रोकना होगा, पर तुम्हारे जोन में टाइम बहुत स्लो है, इसलिए 10 मिनट तुम्हारे लिए कई साल के बराबर होगा। वो रॉक को इंजन के टेक्निकल टर्म्स बताने लगती है। रॉक को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। वो अपना कान बंद कर लेता है और कंप्यूटर से जेनवे को बंद करने को कहता है। जेनवे वहाँ से अब जीरो के पास पहुँचती है। जीरो को सब कुछ पता था। वो जेनवे से पूछती है कि रॉक का टाइम उससे स्लो है या फास्ट। जेनवे बताती है कि रॉक का टाइम उससे बहुत स्लो है। जीरो को अब समझ में आ चुका था कि वो लोग ऑसिलेटिंग टाइम में फंस गए हैं। वो जेनवे को बताता है कि टाइम एक साइन वेव की तरह काम करता है। जो ब्लास्ट के सबसे करीब था जैसे कि जैंकोम, उसका टाइम सबसे फास्ट था और उसके बाद रॉक जिसका सबसे स्लो, और रॉक के बाद जीरो है। मतलब उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है।
तभी इंजन के कोर ब्रीच होने का अलार्म बजने लगता है। जीरो एक वार्प मैट्रिक्स का डिजाइन तैयार कर रहा था जिसकी मदद से इंजन के फ्रैक्चर को कंट्रोल किया जा सकता था, पर उसके पास टाइम नहीं था। इसलिए वो जेनवे के साथ वो डिजाइन किसी और के पास भेजता है ताकि वो इसकी मदद से वार्प मैट्रिक्स बना सके और इंजन को बचा सके। जेनवे डेल के पास पहुंचती है। वो अभी भी गेम खेलने में बिजी था, उसे पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। जेनवे उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि सब गायब हो चुके हैं, उसे जल्दी से किसी तरह भी ये वार्प मैट्रिक्स बनानी होगी। डेल वैकल रेप्लिकेटर से उसे बनाने का सोचता है, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। किसी ने उसमें बहुत बड़ी फाइल लोड की हुई थी। जेनवे बताती है कि टाइम एनामोली के चलते ये रेप्लिकेटर काम नहीं कर रहा है, उसे जल्दी से कुछ और सोचना होगा। डेल वहीं के कुछ सामानों का यूज करके एक वार्प मैट्रिक्स बना देता है। वो जल्दी से इंजन रूम में उसे लगाने पहुंचता है, पर उसके पास उसका कपलर नहीं था। जेनवे उस मैट्रिक्स को लेकर ग्वेन के पास पहुंचती है। ग्वेन कपलर ढूंढने लगती है, पर उसे मिल नहीं रही थी। तभी वो देखते हैं कि वहाँ के वैकिल रेप्लिकेटर ने ड्रेडनॉक जैसा ही एक रोबोट बनाया है जो उनकी तरफ आ रहा है। ग्वेन समझ जाती है उसके फादर का ही काम है। जेनवे बताती है कि उसका टाइम जो नॉर्मल के काफी करीब है, इसलिए उसका रेप्लिकेटर काम कर रहा है और बाकी किसी का भी काम नहीं कर रहा है। वो रोबोट अब अंदर आ चुका था। ग्वेन उस पर हमला करती है, पर यह उसके लिए काफी नहीं था। वो कुछ कोड्स डालकर जेनवे के फाइल्स को ही इरेज कर देता है। वो ग्वेन से कहता है कि वो इस शिप को डिवाइनर के पास ले जाएगा। ग्वेन कहती है बहुत जल्द शिप एक्सप्लोड होने वाली है, तुम कभी इसे नहीं ले जा पाओगे। तभी वो रोबो वहां से एक कपलर निकालता है और ग्वेन को वहीं बंद करके उस वार्प मैट्रिक्स को लेकर इंजन रूम में पहुंचता है। वो प्लग लगाने ही वाला होता है कि ग्वेन इंजन के पीछे का डोर खोल देती है और वो रोबो शिप से बाहर गिर जाता है, पर इसमें उसका वार्प मैट्रिक्स भी बाहर गिर जाता है। आगे हम रॉक को देखते हैं जो कि अपने बहुत ही स्लो टाइम जोन में बिल्कुल अकेला था। उसे ग्वेन का एक मैसेज आता है। वो उससे कहती है कि तुम सबको बचा सकते हो। वो उसे वार्प मैट्रिक्स का डिजाइन भेजती है और कपलर कहाँ मिलेगा ये भी बताती है। रॉक कहता है पर वो ये सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो ये सब नहीं कर पाएगा। ग्वेन कहती है कि उन सबको उस पर विश्वास है, वो कर सकता है। जेनवे फिर से रॉक के पास आ जाती है। वो रॉक से पूछती है कि वो वापस कैसे आ गई। रॉक कहता है कि उसने उसके प्रोग्राम को वापस से सही कर दिया। उसे ये करने में 276 ट्राई लगे। रॉक ने वार्प मैट्रिक्स भी बना लिया था। जेनवे उसे इंजन रूम में ले जाती है और रॉक के प्लग लगाते ही वापस से वो पिंक लेयर निकलता है और सब वापस से एक शिप में आ जाते हैं। सब रॉक को देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। ग्वेन रॉक से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया। रॉक उन्हें बताता है कि वो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता गया और उसने अपने आप को क्वांटम साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बहुत सारा मैथ सिखाया। उसने सिर्फ अपने दोस्तों को पाने के लिए इतना सब कुछ किया था। जेनवे उनसे कहती है कि अब तुम लोग एक स्टार फ्लीट के क्रू बन चुके हो जो किसी भी मुसीबत का साथ मिलकर सामना कर सकते हैं। सब लोग रॉक के काम की तारीफ कर रहे थे। डिवाइनर का भेजा हुआ रोबोट भी वही था जो मशीन के खराब होने की वजह से पूरी तरह नहीं बन पाया था। तभी डेल से वो रोबोट गिर जाता है और उसमें से वो लोग डिवाइनर का एक मैसेज देखते हैं जो उसने उन्हें भेजा था। वो कह रहा था कि उनके पास एक दिन का टाइम है। अगर वो लोग प्रोटोस्टार को उसे लौटा देते हैं तो वो वहाँ कैद सभी माइनर्स को छोड़ देगा। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा भी उन बेकसूर माइनर्स को ही भुगतना होगा। सब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। जीरो उन्हें बताता है कि उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो फेडरेशन के पास वापस जा सकते हैं या फिर टार्स लमोरा जाकर डिवाइनर से उन माइनर्स को छुड़ाएं। और आखिर में सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन माइनर्स को छुड़ाने जाएंगे क्योंकि उनका दर्द उनसे बेहतर कौन जान सकता है। वो सब तैयारी करने लगते हैं ताकि वो डिवाइनर से बचाकर उन सभी माइनर्स को सही सलामत ला सके। और अब वो सब पूरी तरह से तैयार थे उस डिवाइनर का सामना करने के लिए। वो अपना शिप टार्स लमोरा की तरफ मोड़ देते हैं और वो लोग बहुत जल्द टार्स लमोरा पहुंच जाते हैं। डिवाइनर उनके शिप को अपने शिप के पास लैंड करवाता है। डिवाइनर अपने वादे के मुताबिक सारे कैदियों को रिलीज कर देता है। वो वहाँ के सारे रोबोट्स को भी डिसेबल कर देता है, पर डिवाइनर उनसे कहता है कि वो ग्वेन को अपने साथ ले जाएगा और उसके बदले में वो उन लोगों को अपनी शिप दे देगा। सब ग्वेन को मना करते हैं, पर वो कहती है कि तुम लोग बिना शिप के यहाँ फंस कर रह जाओगे, इसलिए वो डिवाइनर के साथ जाने को मान जाती है। डिवाइनर उनका शिप और ग्वेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो प्रोटोस्टार के कमांड को अपने कब्जे में ले लेता है, पर जाते जाते वो अपने शिप के पावर जनरेटर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेरिक शील्ड डिसेबल हो जाता है और ग्रेविटी वहाँ खत्म हो जाती है। सारे लोग ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। डिवाइनर ड्रेडनॉक को फेडरेशन की तरफ शिप को जल्दी ले जाने को कहता है। ग्वेन उससे पूछती है कि उसका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्यों उसके लिए उसकी बेटी से बढ़कर यह शिप जरूरी था। डिवाइनर कहता है वो अपने फर्ज से बंधा हुआ है और वो इसके बीच किसी को भी नहीं आने दे सकता। ड्रेडनॉक डिवाइनर से कहता है फेडरेशन तक जाने के लिए उसे प्रोटोस्टार का मेन इंजन ऑन करना होगा, पर उसका प्रोटोकोर वहां से गायब है। वो उसे अपने साथ लेकर चले गए हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है।
वो लोग प्रोटोकोर को मर्फ के अंदर छुपा कर ले गए थे। अब उनका प्लान स्टार्ट होता है। वो अपना लाया हुआ सूट पहन लेते हैं ताकि बिना ग्रेविटी के भी वो बाकी सभी लोगों को बचा सके। वो जीरो के जैसा एक और सूट बनाकर लाए थे जिसमें वो लोग मर्फ को छुपा कर रखे हुए थे, जिसके पास प्रोटोकोर था। डेल बाकी सभी लोगों को शिप में जाने को कह रहा था। रॉक और जेंकम इंजन रूम में जाते हैं ताकि वो पावर जनरेटर को फिर से ठीक कर सके, पर तभी वहाँ के रोबोट्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वो दोनों किसी तरह उनसे बचकर इंजन रूम में पहुँचते हैं। रॉक जल्दी से पावर जनरेटर को ठीक करने लगता है और जेंकम तब तक उन रोबोट्स को संभालता है। रॉक के जनरेटर ठीक करते ही एटमॉस्फेरिक शील्ड फिर से सही हो जाती है और वहाँ वापस से ग्रेविटी नॉर्मल हो जाती है। डेल देखता है डिवाइनर फिर से उनके पास आ रहा है। तभी ड्रेडनॉक वहाँ आता है और उनके प्रोटोकोर को छीनने लगता है, पर तब तक वहाँ के सारे माइनर्स एक साथ हो चुके थे। अब वो एक दूसरे की भाषा भी समझ सकते थे क्योंकि उनके पास यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जो था। वो सब मिलकर ड्रेडनॉक को मार देते हैं, पर वो प्रोटोकोर को डिवाइनर के पास भेजने में सफल रहता है। डेल सबको जल्दी से शिप में बैठने को कहता है। वो लोग डिवाइनर के पीछे जाएंगे और वो डिवाइनर का शिप लेकर निकल जाते हैं। डिवाइनर अब स्टारफ्लीट की तरफ जाने वाला था। तब तक वो देखता है ग्वेन वापस से जेनवे को सही कर देती है और इस बार वो उसे अपग्रेड भी कर देती है। अब वो किसी को मार भी सकती थी और वो बहुत जल्द डिवाइनर को हरा देती है। डिवाइनर ग्वेन को कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो अभी भी अपने लोगों को बचा सकती है। ग्वेन अब पूरी सच्चाई जानना चाहती थी। डिवाइनर सिमुलेशन रूम में ग्वेन को अपने प्लेनेट सोलम को दिखाता है। ग्वेन को वो बताता है कि वहाँ स्टारफ्लीट के आने के बाद उनके बीच सिविल वार शुरू हो गया और उनका प्लेनेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वो ग्वेन से कहता है कि वो टाइम के पीछे जाकर पूरे स्टारफ्लीट को खत्म कर देगा और इससे उनका प्लेनेट कभी बर्बाद नहीं हो पाएगा। डेल टेलीपोर्ट होकर वहाँ से उनके शिप में चला जाता है। ग्वेन डिवाइनर से कहती है कि वो उसकी इस हैवानियत में उसका साथ नहीं दे सकती। तभी वहाँ डेल आ जाता है। डिवाइनर उसे अपने पावर से बांध देता है। ग्वेन भी डिवाइनर से लड़ नहीं सकती थी। डिवाइनर देखता है जीरो वहाँ आया है। जीरो कहता है कि उसने उसे एक हथियार की तरह यूज किया। अब वो उसे दिखाएगा कि वो क्या चीज है। जीरो अपना सूट खोलकर फेंक देता है। वो एक अजीब सी रोशनी में बदल जाता है। डिवाइनर उससे तड़पने लगता है। डेल ग्वेन को उसकी तरफ देखने से मना करता है, पर डेल के शर्ट में लगे ट्रांसलेटर में ग्वेन उसकी रिफ्लेक्शन देख लेती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। डेल जीरो को ये सब रोकने को कहता है। जीरो रुक जाता है। डिवाइनर की हालत पूरी तरह से खराब थी। जीरो बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था कि उसकी वजह से ग्वेन की ये हालत हुई। सारे लोग अब वहाँ आ जाते हैं। डिवाइनर को वहीं टार्च लमोरा में कैद कर दिया जाता है। 2 दिन बाद ग्वेन भी ठीक हो जाती है। बस उस टाइम की मेमोरी उसकी लॉस हो चुकी थी और अब सारे लोग अपने प्रोटोस्टार को स्टारफ्लीट की तरफ रवाना कर लेते हैं। स्टारफ्लीट के लोग भी सेंसर में अपने खोए हुए प्रोटोस्टार को डिटेक्ट करते हैं और उनका एक शिप उन्हें ढूंढने को निकल जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।